All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिवल इंडिया का थर्ड चैप्टर जो कि है चोला एम्पायर के बारे में। और इसमें हम लोग चोला एम्पायर का जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो 9th है ना सेंचुरी एडी से लेकर के 12th सेंचुरी एडी तक का। चोला साम्राज्य हमें पता है बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो मेडिवल पीरियड का चोला एम्पायर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे टॉपिक्स होंगे। जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा चोला एम्पायर का राइज़ कैसे हुआ। जो मेडिवल है चोला एम्पायर है उसकी बात करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो राजा राज और राजेंद्र वन थे, जो चोला एम्पायर के कह सकते हैं कि बहुत बड़े राजा थे, ये कह लें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजाज थे ये दो। इनके टाइम पे चोला साम्राज्य में क्या क्या हो वो सब पढ़ेंगे। फिर चोला गवर्नमेंट किस तरीके से चल रहा था, ठीक है, उसमें ऑफिशियल्स के क्या क्या रोल्स थे, किस तरीके से वो थ्राइव कर रहा था, इसको पढ़ेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंगली जो चोला का कल्चरल लाइफ था चोला एम्पायर का, वो बहुत है ना इम्पॉर्टेंट। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे टेम्पल्स बने हैं है ना, तो इसको भी हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है चोला एम्पायर का उदय, राइज ऑफ द चोला एम्पायर। हम लोग देखते हैं कि जो चोला एम्पायर को फाउंड किया था वो विजयलय ने किया था। विजयलय जो थे मोस्टली जो चोलाज थे शुरू में वो पल्लवाज के ना फ्यूडिटरी थे। कहने का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक चीफ थे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो चोलाज थे वो ज़्यादा अमीर होते गए, पावरफुल होते गए, और बाद में हम लोग देखते हैं कि 850 में तंजौर को उन्होंने कैप्चर कर लिया, जो कि पल्लवाज का कैपिटल था। तो कहने का मतलब पल्लवाज का टाइम ख़त्म, अब नया एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। तो 9th सेंचुरी के एंड तक हम लोग देखते हैं कि जो चोलाज हैं वो जो साउदर्न तमिलनाडु का रीजन है जिसको तोंडा मंडलम कहते हैं ना, उस पूरे रीजन को कैप्चर कर लेते हैं पल्लवाज को हरा करके और पांड्याज को हरा करके। ठीक है, ये दो बड़े बड़े जो रूलर्स थे उनको हरा देते हैं और कैप्चर कर लेते हैं। फिर ये और अपना जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट आगे लेके चलते हैं। लेकिन हम लोगों ने जैसा देखा कि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के टाइम पे जो राष्ट्रकूटा रूलर थे कृष्णा थर्ड ने इन्हें हरा दिया था, चोलाज को हरा दिया था, और इनका जो नॉर्दर्न पार्ट था चोला एम्पायर का वो अपने में शामिल कर लिया था। तो थोड़ा सा इनका गति रुक जाता है, इनका डेवलपमेंट रुक जाता है। लेकिन देखते हैं कि जैसे ही 965 में कृष्णा III का डेथ होता है और राष्ट्रकूटा एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाता है उनके ओपोनेंट्स के द्वारा, तो देखते हैं कि ये दोबारा से चोला एम्पायर जो है वो दोबारा से रिकवर कर लेते हैं और एक बड़े रीजन में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि एज ऑफ राजा एंड राजेंद्र वन। दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट रूलर थे राजा जिन्होंने 985 से लेकर के 1014 तक रूल किया, और फिर उनके बेटे राजेंद्र वन जिन्होंने 1014 से लेकर के 1044 तक ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का इनका रेन था, तब तक रूल किया। और इनके साथ ये था ना कि राजेंद्र वन जो थे अपने पिता राजा के ही टाइम पे आयर अपीरेंट थे, मतलब युवराज घोषित हो गए थे कि नेक्स्ट राजा ही बनेंगे। तो इससे क्या हुआ ना कि उन्होंने अपने पिता को अलग अलग तरीके से काम करते देखा, मिलिट्री के तरह का वारफेयर उन्होंने देखा अपने पिता का किस तरीके का था, किस तरीके से वो फैसला ले रहे थे। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस इनको शुरू में ही हो गया राजेंद्र वन को, क्योंकि राजा एक सक्सेसफुल रूलर थे, तो ऑब्वियसली उनसे जो सीखेगा वो भी सक्सेसफुल राजा ही बनेगा आगे चल के। तो राजा जो थे उन्होंने चेरा की जो नेवी थी उसको हरा दिया था त्रिवेंद्रम में, और जो किलोन का एरिया था कोल्लम है ना उस पर भी अटैक किया था। तो मिलिट्री कन्क्वेस्ट इनका बहुत ज़्यादा रहा। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मिलिट्री कन्क्वेस्ट बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उन्होंने मदुराई को भी जीता और जो पांड्या किंग थे उनको कैप्चर कर लिया, उनको बंदी बना लिया। उन्होंने जो श्रीलंका है उनको उस पर भी अटैक किया और उसका जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको अपने में मिला लिया। ठीक है, मालदीव्स पे भी इन्होंने विजय प्राप्त किया था। जो मालदीव्स हम लोग आज देख रहे हैं, जो आइलैंड नेशन एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारा आइलैंड का ग्रुप है, उस पर भी इन्होंने है ना हमला किया और अपने मिला लिया था। तो कहने का मतलब नेवी इनकी बहुत है ना स्ट्रांग रही होगी। गंगा किंगडम पे भी अटैक किया और जो गंगा किंगडम का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वो भी इनके अंदर आ गया। राज बहुत सक्सेसफुल राजा थे। तो हम लोगों ने देखा कि वो पांड्या किंग को हराए, चेरा नेवी को हराए, ठीक है, श्रीलंकन एम्पायर को हराए।
तो देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो पांड्या और चेरा किंगडम जो थे उनका पूरा को पूरा पार्ट को अपने में एनेक्स कर लेते हैं और श्रीलंका को भी पूरा कम्प्लीटली एनेक्स करते हैं और जो उनकी रानी और राजा थे उनको भी कैप्चर कर लेते हैं और काफ़ी सारा ह्यूमिलेशन भी राजा रानी को सहना पड़ता है। राजा राज ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि राजा राज का मकसद ये था कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है ना, इंडोनेशिया वाला रीजन जो है और जो इधर का रीजन है क्या कहते हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, बहुत सारा जो किंगडम्स हैं जो अभी हम लोग देखते हैं कि जो मलाय और सुमात्रा का आइलैंड है इंडोनेशिया में, वो साउथ में थोड़ा इस साइड का रीजन क्या कहते हैं, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे पे भी इनको है ना, इन सब से जो ट्रेड हो रहा था उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल चाहिए था। तो इस कंट्रोल के लिए क्या करना पड़ता उनको कि कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार कोस्ट पे उनका राज चाहिए था। तो इस रीजन में जितने भी एम्पायर्स थे उनको हराना बहुत ज़रूरी था ताकि इनका मोनोपोली हो सके, क्योंकि इनको पता था ट्रेड से ही वेल्थ आना, वेल्थ से ही बनेगा बड़ा एम्पायर। ठीक है, ये जितने भी रूलर्स थे, मोस्टली जो चोला रूलर्स थे, उनका ये तरीका था कि जब भी वो जीतते थे तो जीतने के बाद लॉर्ड शिवा या लॉर्ड विष्णु के मंदिर को बनाते थे ताकि अपने विक्ट्री का साइन वो दे सकें कि हम जीते हैं। ठीक, तो इसमें बहुत सारे मंदिर बनाए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फेमस है राजा राजेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में है। ठीक है, ये 1010 तक कंप्लीट कर लिया गया था। यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ठीक, इतना ही नहीं बल्कि चोला एम्पायर्स का एक खूबी ये भी था कि वो जो टेम्पल्स थे उनके वॉल्स पे लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे, अपना पूरा कहानी लिखवाते थे कि उन्होंने कैसे किसको हराया, कितना मतलब उन्होंने वर्क किया इसके पीछे। मतलब कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बस जीत गया तो एक मंदिर बना दिया, नहीं, बल्कि पूरा इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे कि किसके राज में किसको हरा करके कितने आर्मी लेके गए, कैसे हरा, ये सारा चीज़। भले ही कह सकते हैं कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिख देते होंगे, लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ कि हम लोगों को आज जो भी चोला एम्पायर के बारे में पता चलता है उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इन्हीं इंस्क्रिप्शन से मिलता है। तो इससे फ़ायदा हुआ कि हम एक हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं उस टाइम का। 1014 के बाद हम लोग देखते हैं कि जो राजा राज के जो बेटा थे राजेंद्र वन चोला, उनका रूल क्या कहते हैं कि इस्टेब्लिश हो जाता है। तो वो देखते हैं हम लोग कि जो चोला आर्मीज़ थे है ना, वो अब गंगा किंगडम में आ जाता है, कलिंगा से लेकर के है ना बंगाल में एंट्री लेते हैं। तो और जो गंगा नदी है उसको क्रॉस करते हैं और कई सारे लोकल जो वहाँ के रूलर्स थे उनको हराते हैं 1022 तक। और ये उसी रास्ते से अटैक कर मतलब इनकी आर्मी पास करती है जिस रास्ते से समुद्रगुप्त पास किए थे। समुद्रगुप्त आपको पता है एक चक्रवर्ती थे गुप्ता एम्पायर के, ठीक है, चक्रवर्ती राजा थे। तो ऊपर से गंगा के उस पार जाकर के इन्होंने विजय प्राप्त किया साउथ के रूलर होकर के। तो राजेंद्र वन ने एक टाइटल अपने लिए ले लिया गंगाई कोंडा चोला, कहने का मतलब द चोला कॉन्करर ऑफ गंगा। ठीक है, गंगा पे विजय प्राप्त करने वाला चोला विजेता। ठीक है, और फिर एक न्यू कैपिटल उन्होंने बनाया गंगाई कोंडा चोलापुरम, जो कि अभी भी हम लोग देखते हैं कि छोटा सा गांव है, बहुत सारा रूइंस में बदल गया है, कुछ मंदिर वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये नया कैपिटल उन्होंने इस्टेब्लिश किया गंगाई कोंडा चोलापुरम, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ द चोला कॉन्करर ऑफ गंगा। ठीक है, कावेरी नदी के एकदम माउथ पे ये जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। और फिर ट्रेड्स इनका चलता रहा बहुत अच्छा। साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज़ थे उससे भी जो राजेंद्र वन जो थे उनका बहुत बढ़िया कांटेक्ट था, बहुत सारे ट्रेडर्स मर्चेंट्स आना जाना करते थे। ठीक है, तो शैलेंद्र जो डायनेस्टी वहाँ पे रूल कर रही थी मलेशिया इंडोनेशिया के रीजन में, है ना, वहाँ पे देखते हैं कि जो शैलेंद्र रूलर थे वो एक बुद्धिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि नागपट्टनम में, ठीक है, राजेंद्र वन के परमिशन से एक मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश की और राजेंद्र वन ने जो है एक विलेज भी इसके अपकीप के लिए मतलब इसके पोषण के लिए दान में दिया। अब क्या हुआ कि अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था, लेकिन जो राजेंद्र वन थे उनको बहुत सारी परेशानियों को हटाना था। जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनके लिए जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको हटाना था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो शैलेंद्र डायनेस्टी है उनके खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई छेड़ दी। जो चोला की नेवी थी उसने जो कादाराम और केदा का रीजन है मलय पेनिनसुला में उसको उसको जीत लिया। ठीक है, सुमात्रा और मलय का आइलैंड का ये सब रीजन उसको जीत लिया।
ठीक है। और यहाँ पे राजेंद्र वन का रेन जो है वो स्टार्ट हो गया। और आपको पता होना चाहिए ये जो रीजन था ये शैलेंद्र डायनेस्टी, शैलेंद्र किंगडम के अंदर आता था। अब आप सोचिए कि उससे ट्रेड हो रहा है तो उस पे ही हमला क्यों? क्योंकि एक्चुअली ट्रेड जो होता था वो चाइना से होता था और उधर से होकर के जाता था। तो कहने का मतलब जो फ़ायदा, मान लीजिए कि एक चाइना को ट्रेड करना था, जो कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, मिडिल ईस्ट वाला रीजन और वेस्टर्न कंट्रीज़ कह लीजिए ना, वहाँ से ट्रेड करना था। अब इतना लॉन्ग रूट वो आ नहीं सकते थे, तो बीच में कहीं ना कहीं वो रुकते थे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि इंडियंस को ही बहुत फ़ायदा होता था और लेकिन बाद में हम लोग देखें कि जब अरब में कैलिफेट इस्टेब्लिश हो गया तो अरब्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेने लगे क्योंकि वो बीच में रहने लग गए। ठीक है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है उससे अरब मर्चेंट्स आते थे, वहाँ से सामान लाते थे और यहाँ चाइना में लाके बेचते थे। बीच में हम लोग देखते हैं कि इंडियंस भी ग्रो करते चले गए और फिर बाद में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के भी जो ट्रेडर्स थे उनको भी फ़ायदा होने लग गया। तो जो राजेंद्र वन थे उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा था कि नहीं भाई हम ही यहाँ पे होने चाहिए और कोई नहीं। तो उन्होंने क्या किया, शैलेंद्र किंगडम पे अटैक किया और जो मलय पेनिनसुला और सुमात्रा का जो रीजन था, मोस्टली जो कोस्टल रीजन सब होगा है ना, उस पर अटैक किया और केदरम, जिसको केदा कहते हैं, उसको जीत लिया। जीतने के बाद उनका जो ट्रेड रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप क्या कहें, ट्रेड मोनोपोली इस्टेब्लिश ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, इतना ही नहीं, अभी मैंने बोला कि चाइना के साथ ट्रेड चल रहा था तो चोलाज ने कई सारे एम्बेसीज भी भेजे। ठीक है, कुछ एम्बेसीज सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक था, कुछ एम्बेसीज जो था वो कमर्शियल भी था। कहने का मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए भी गए थे और साथ में बहुत सारे मर्चेंट्स के साथ भी गए थे, है ना। कब कब गए थे? 1016 में, 1033 में एंड 1077 में अलग अलग एम्बेसीज चोलाज ने भेजा। तो इससे क्या हुआ कि ट्रेड रिलेशंस चाइना और जो इंडिया था उस टाइम पे जो चोला डायनेस्टी था, है ना, उसके बीच ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बढ़ा। जो चोला एम्पायर थे उनके जो रूलर्स थे वो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो लेटर चालुक्यास थे, लेटर चालुक्यास मतलब जहाँ पे राष्ट्रकूटा का एम्पायर था, राष्ट्रकूटा के जाने के बाद है ना लेटर चालुक्यास वहाँ पे रूल करने लगे और उनका जो कैपिटल था वो कल्याणी था। तो चोलाज लगातार इनसे लड़ाई करते रहते थे। किस लिए लगातार लड़ाई करते रहते थे? इनके बीच स्ट्रगल किसके किसके लिए था? तो वेंगी रीजन के लिए, जो रायलसीमा का रीजन था उसके लिए, साथ में जो तुंगभद्रा का दोआब वाला रीजन था, फर्टाइल लैंड, उसके लिए, और साथ में जो कर्नाटका का नॉर्थ वेस्ट रीजन जो गंगा रूल कर रहे थे, है ना, उस रीजन के लिए। इन दोनों के बीच में लगातार, है ना, लड़ाई चलता रहा। दोनों में से कोई भी क्लियर विक्ट्री नहीं लेके जा पाए, कोई ऐसा नहीं कि अपना रूल इस्टेब्लिश कर पाए। हुआ क्या कि दोनों एक दूसरे को लड़ते लड़ते एग्जॉस्ट कर गए, दोनों के रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, दोनों थक गए, दोनों का लॉसेस बहुत ज़्यादा हुआ। तो कोई हम क्लियर विक्ट्री वहाँ पे देखने को नहीं मिला। अब हुआ क्या कि रेगुलर वॉर्स के कारण चोलास जो हैं वो बहुत चिढ़ गए। तो अब क्या करने लगे, तो वो अब लड़ाई को लड़ाई की तरह से लड़े ही नहीं, बल्कि अब वो सीधे कह सकते हैं कि टोटल एनाइलेशन, ख़त्म करना है बस, इस हिसाब से लड़ने लगे। और हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पे कई सारे सिटीज़ को, है ना, डिस्ट्रॉय किया गया, प्लंडर, लूट कर लिया गया। ठीक है, इतना लूटा और इतना मार्केट मचाया कि उन्होंने टेम्पल्स को भी नहीं छोड़ा, जो कि टेम्पल्स बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो इस टाइम पे इतना ज़्यादा चिढ़ गए हैं लगातार लड़ाई के कारण कि अब वो टेम्पल्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कल्याणी में और अनुराधापुर, आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अनुराधापुर जो था वो एंशिएंट कैपिटल था श्रीलंका का। ठीक है, इन दोनों जगहों पे उन्होंने टोटल एनाइलेशन, पूरा बर्बादी, तबाही मचा दिया, किसी को नहीं छोड़ा। ठीक है, लोगों को मैसेकर करना स्टार्ट कर दिया, मारने काटने लग गए, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, यहाँ तक कि ब्राह्मण्स को भी नहीं छोड़ा, सबको मार काट करने लगे। और साथ में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने एक और टेक्निक अपनाया, कई जगह पे इन्होंने मिलिट्री कॉलोनीज लगा दी। जैसे कि पांड्या के टेरिटरीज में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कई सारे मिलिट्री कॉलोनीज सेटल कर दिया। अब फौज किसी रीजन पे रहने लग जाए तो ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को क्या होगा, डर होगा। तो इन्होंने ये मिलिट्री कॉलोनीज इसलिए इस्टेब्लिश की ताकि ये पॉपुलेशन को, वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उसको ओवरऑल कर सके, है ना, उनका हिम्मत तोड़ सके, एक तरह से कह सकते हैं कि अपना पावर दिखाएं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मार काट ही कर रहे थे, बल्कि ये था कि वो मार काट करने का, जैसे ही वो जीत ली, क्योंकि उनको जीतने से मतलब था, जैसे ही जीत लेते थे, जीतने के बाद, है ना, चोलाज ये ट्राई करते थे, कोशिश करते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन अब उस रीजन का बहुत ही साउंड हो, बहुत अच्छा हो। ऐसा नहीं कि अब मार काट रोक दिया जाए, अब सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है,
चोलाज का एक और कह सकते हैं कि हम लोग देखते हैं फीचर है कि उन्होंने क्या किया कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था विलेजेस का, है ना, उसको इनकरेज किया कि आप लोग अपना देखभाल खुद अपनी कमेटी बना करके कीजिए, ठीक है। जो भी हेल्प होगा वो एम्पायर करेगा, आपको कैपिटल करेगा, लेकिन आप अपना गवर्नमेंट, अपना गवर्नेंस खुद से कीजिए। हम लोग देखते हैं कि जो चालुक्य एम्पायर थे वो, है ना, ये महाराष्ट्र में इनका रूल था, जो आपको पता ही होगा राष्ट्रकूटा का रीजन था, है ना। वहाँ पे इनका देख रहे हैं कि रूल धीरे धीरे 12th सेंचुरी तक आते थे ख़त्म हो जाता है। जैसे 12th सेंचुरी ख़त्म हो रहा है तब तक इनका रूल भी ख़त्म हो जाता है। ठीक वैसे ही चोला एम्पायर भी हम लोगों को डिक्लाइन करते हुए 13th सेंचुरी के शुरू में ही हम लोगों को देखने को मिलता है कि 13th सेंचुरी स्टार्ट हुआ और चोला एम्पायर डिक्लाइन करने लग गया। अब ये क्यों हुआ, मैंने पहले ही बताया कि लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे तो बहुत सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, बहुत सारा जान चला गया, बहुत, है ना, मिलिट्री के हिसाब से देखें तो वो कमज़ोर होती चली गई, क्योंकि लगातार लड़ाई होता रहेगा तो ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिलेगा, ना ही ज़्यादा लोग लड़ाई में इन्वॉल्व होना चाहेंगे। मिलिट्री कमज़ोर हो जाएगी तो लड़ाई ख़त्म तो धीरे धीरे सपोर्ट, राजा के लिए जो सपोर्ट उनकी जनता का रहता है वो ख़त्म होने लग जाता है लगातार वॉर से, तो इस वजह से डिक्लाइन हो गया। 12th सेंचुरी तक चालुक्यास ख़त्म हो गए, 13th सेंचुरी तक चोला एम्पायर ख़त्म हो गया, ठीक है। चोलाज का जगह जो लिया वो पांड्याज और होयसालाज ने लिया, और चालुक्याज का जो जगह लिया वो यादव और जो काकत्याज थे उन्होंने लिया। तो इन सब को रिप्लेस कर दिया गया। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जो बचा कुछ रीजन था चोलाज का और लेटर चालुक्याज का, याद रखिए ये, है ना, पुराने चालुक्याज नहीं है, लेटर चालुक्याज है, ठीक है। इन दोनों का रीजन जो है, अब हम लोग देखते हैं कि 14th सेंचुरी आते आते तक जो सुल्तान्स थे दिल्ली के, उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा रीजन को और सबको अपने में मिला लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे चोला गवर्नमेंट, है ना, चोला किस तरीके से एडमिनिस्टर करते थे अपने रीजन को, चलाते किस तरीके से, ठीक है। जो किंग होता था वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाता था। ऑब्वियसली किंग सेंट्रल पावर है भाई, सारा का सारा पावर उसके हाथ में है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे चल के कि क्योंकि चोलाज हैं तो लोकल गवर्नेंस भी यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। और हमको पता है कि राष्ट्रकूटाज के टाइम से हम लोग देख रहे हैं जो विलेज का गवर्नेंस है वो इम्प्रूव होता जा रहा है, तो इन्होंने भी उसको इनकरेज किया था, ठीक है। फिर भी किंग जो था वो मोस्ट पावरफुल कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में सीट होल्ड किए हुआ था। इसके अलावा किंग को एडवाइस करने के लिए काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स थे, ठीक है। किंग लगातार जो है वो टूर्स पे जाते रहते थे ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो कह सकते हैं कि निचले लेवल तक का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से वो मतलब ध्यान रख सकें किस तरीके से हो रहा नहीं हो रहा, तो बेटर टच के लिए वो लगातार टूर्स पे जाते रहते थे, ठीक है। चोलाज के पास एक लार्ज आर्मी थी, ठीक है, साथ में नेवी भी थी, आपको याद होगा। लार्ज आर्मी थी जिसमें कि एलिफेंट्स थे, कैवेलरी था और इन्फेंट्री था जिसके पास भाला हुआ करता था, ठीक है। तो ये तीन जो थे ये 3 लिम्स ऑफ आर्मी कहलाते थे, ठीक है। एलिफेंट्स, वॉर एलिफेंट्स, कैवेलरी एंड इन्फेंट्री, ठीक है। ये उनके आर्मी का 3 कह सकते हैं कि लिम्स था। लिम्स कहते हैं जैसे हाथ लिम्स हुआ, पैर लिम्स हुआ, ठीक है, फंक्शन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, तो वैसे ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स था आर्मी का ये तीनों। किंग के बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे, किंग का पर्सनल बॉडीगार्ड्स हुआ करता था, ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि कसम खाए हुए रहते थे कि उनको किसी भी कॉस्ट पे बचाना है, चाहे, है ना, बॉडीगार्ड्स की जान क्यों ना चली जाए। कई राइटर्स लिखते हैं, एग्जैजरेटेड फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि इससे पता चलता है कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। कई राइटर्स लिखते हैं कि जब किंग मर जाते थे तो उनके जितने बॉडीगार्ड्स होते थे वो उसी अग्नि में जल करके अपने आप को ख़त्म कर देते, क्योंकि राजा ख़त्म तो बॉडीगार्ड्स का काम ख़त्म, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एग्जैजरेटेड है। ये हो सकता होगा कि राजा ख़त्म तो उसके बाद जो राजा बना, है ना, तो उनके ही वो बॉडीगार्ड्स बन जाते होंगे, ऐसा नहीं कि ख़त्म तो हम भी ख़त्म, अब नया ट्रेन करो, नया लाओ, ये सब, ठीक है। ये बस लॉयल्टी को दिखाता है और ओथ को दिखाता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक। जो एम्पायर था चोला किंगडम का, जो चोला एम्पायर था वो कई सारे मंडलम्स में बटा हुआ था। मंडलम्स कह लीजिए प्रोविंसेस को, है ना, उसमें बटा हुआ था, जो कि प्रोविंसेस खुद फिर हम लोग देखते हैं वलनाडु में बटा हुआ था और वलनाडु नाडु में बटा हुआ था, ठीक है। तो 3 टियर कह सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल देखने को मिलेगा। कई केसेस में हम लोग देखते हैं जो रॉयल फैमिली के जो प्रिंसेस हैं, राजकुमार सब हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, वही जो है इन प्रोविंसेस के, इन मंडलम्स के गवर्नर अपॉइंट कर दिए जाते थे। और जितने भी ऑफिशियल्स थे चोला के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सब लैंड ग्रांट से पे किए जाते थे। हम लोगों ने देखा
कि कैसे कैश पेमेंट से, है ना, धीरे धीरे लैंड ग्रांट्स के थ्रू पे करने लग गए, और इसी वजह से फ्यूडल सिस्टम हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो जाता है इंडिया में। जो चोलास थे उन्होंने, है ना, रोड्स का एक नेटवर्क बिछा रखा था। अब इससे क्या हुआ कि इससे ट्रेड और कॉमर्स ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा, फ्लरिश करेगा, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ रोड्स के कारण ट्रेड और कॉमर्स फलता फूलता चला गया, ठीक है, और इस लेवल तक फला फूला कि बहुत सारे, है ना, ट्रेड गिल्ड्स कह सकते हैं कि गैगेंटिक रूप से ले लिए, बहुत बहुत बड़े हो गए, और वो जावा और सुमात्रा से ट्रेड किया करते थे। जावा, सुमात्रा, मलय, ये सब पेनिनसुलर रीजन है जो आज, है ना, इंडोनेशिया में मिला हुआ है, ठीक है। ये तो हुआ कि ट्रेड की बात। इसके अलावा वो इरिगेशन के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर भी चाहिए, प्रोडक्शन नहीं होगा तो टैक्स जो आएगा वो प्रोड्यूस का अनाज, है ना, खाएगा पिएगा कैसे पूरा एम्पायर का पॉपुलेशन, साथ में रॉयल जो फैमिली होगी वो सब। तो इरिगेशन को भी बढ़ावा दिया, और इरिगेशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने कावेरी नदी को यूज़ किया और कई सारे टैंक्स बनाए, ठीक है, कैनाल्स बनाए, टैंक्स बनाए इरिगेशन के लिए। तो उन्होंने एग्रीकल्चर पे भी बहुत ज़्यादा काम किया। चोला किंग्स जो थे उन्होंने कई चोला किंग्स हम लोग देखते हैं कि बहुत ही बड़े लेवल पे लैंड सर्वेज करवाया। लैंड सर्वे इसलिए करवाया ताकि जो गवर्नमेंट का शेयर है लैंड रेवेन्यू में उसको फिक्स किया जा सके, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कितना लैंड है, कितना कल्टीवेटेड है, कितना नॉन कल्टीवेटेड है, बैरन है, उस हिसाब से वो फिर अपने जो हिस्सा है गवर्नमेंट का लैंड रेवेन्यू में उसको वो फिक्स कर सकें, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक स्टेप था एडमिनिस्ट्रेशन में। अब लैंड रेवेन्यू के अलावा चोला किंगडम का इकोनॉमी कहाँ से था, इनकम कहाँ से था, वो देखते हैं कि लैंड रेवेन्यू के अलावा ट्रेड पे टोल्स लगा करके, साथ में कई सारे प्रोफेशंस पे टैक्सेस लगे हुए थे। इसके अलावा जो नेबरिंग टेरिटरीज थे उनको वो लूटते ही थे। तो, है ना, 4 जगह से उनका मेजर इनकम आता रहता था, ठीक। जो सेल्फ गवर्निंग को उन्होंने कह सकते हैं कि इनक्रेज किया था, उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि 2 जो असेंबलीज़ हैं उनका मेंशन होता है, एक है उर और एक है सभा या महासभा। 2 तरह के असेंबली हम लोगों को गांव में देखने को मिलता है। तो जो उर होता है ना, वो जनरल असेंबली है विलेज का, वो बहुत स्पेशल नहीं है, जनरल असेंबली है विलेज का। और जो महासभा था, महासभा जनरली जो ब्राह्मण विलेजेस हुआ करते थे, है ना, उनके एडल्ट्स का गैदरिंग कहलाता था, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मण विलेजेस के जो एडल्ट हुआ करते थे उनको अग्रहार्स कहते थे, ठीक है। तो अग्रहारों का कह सकते हैं कि ग्रुप था महासभा, ठीक है। जनरल असेंबली उर था और ये ब्राह्मण विलेजेस का स्पेशल असेंबली था, ठीक। तो जो विलेजेस के अफेयर्स थे, है ना, उनको मैनेज किया जाता था एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा। एग्जीक्यूटिव कमेटी जनरली अलग अलग, है ना, कमेटीज़ हुआ करते थे, जिसमें जो पढ़े लिखे लोग थे जिनकी प्रॉपर्टी होती थी। 2 शर्त था कि एक तो पढ़े लिखे होने चाहिए, साथ में उनका कुछ प्रॉपर्टी हो, मतलब जो समाज है, जो सोसाइटी है, उनमें उनकी वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यूड पर्सन्स जो थे वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के हिस्सा हुआ करते थे। 2 तरीका था इनके बनने का, या तो वो ड्राइंग जो लॉट्स हैं, है ना, जो कह सकते हैं कि बाई चांस कागज़ निकाल करके किसी का नाम आ जाए, है ना, उससे इलेक्ट किए जाते थे, या तो बाई रोटेशन इलेक्ट किए जाते थे कि चलो भाई 3-4 लोग अभी बन गए, फिर ये 4 हट जाएंगे, फिर दूसरे बनेंगे, ठीक है। तो रोटेशन से भी वो लोग इलेक्ट होते थे, या ड्राइंग जो लॉट्स हुआ करता था उससे भी निकाल करके, ठीक है। जितने भी मेंबर्स थे उन सबको हर 3 साल में रिटायर होना पड़ता था, ठीक है। हर 3 साल बाद वो जो कमेटी है वो बदला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है टैंक कमेटी। टैंक कमेटी का काम क्या था, जो इरिगेशन करने के लिए टैंक्स थे उनका वाटर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा फील्ड्स के लिए, उसको देखना। फिर टैंक्स के मैनेजमेंट में खर्चा बना, उसका रिपेयरिंग, जो भी कॉस्ट होगा वो सारा चीज़ को देखना। जितना भी फंक्शन होगा टैंक से रिलेटेड वो टैंक कमेटी देखेगी, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे कमेटीज़ हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कि असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू में, कहने का लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम होगा उसमें इसके लिए एक अलग कमेटी होगी। साथ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक अलग कमेटी थी, ठीक है। जस्टिस को मेंटेन करने के लिए एक अलग कमेटी थी। तो बहुत सारे कमेटीज़ ना इस तरीके से फंक्शन करते थे विलेजेस में। महासभा जो था, महासभा नए नए लैंड्स को भी सेटल करता था। साथ में जो नए नए लैंड्स सेटल किए हैं उनका ऑनरशिप राइट्स भी क्लेम करता था। इसके अलावा वो लोन्स भी रेज करता था गांव के लिए, ठीक है। और चाहे तो वो टैक्सेस को भी लिवाई कर सकता था, टैक्सेस को भी लगा सकता था, ठीक है। थोड़ा पावरफुल कमेटी था महासभा, जनरल नहीं था, ठीक।
अब देखिए क्या हुआ कि ये सारे जितने भी लोकल इंटरमीडिएट्स डेवलप हुए, ग्रो किए, इसकी वजह से जो ऑटोनोमी थी, है ना, ऑटोनोमी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, चेक कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन था उसको तो फ़ायदा हुआ ही होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से चोला का गवर्नमेंट काम करता था, उनका गवर्नेंस इस तरीके का था। अब हम लोग पढ़ेंगे चोलाज का जो रेन था उस टाइम पे कल्चरल लाइफ कैसा था। तो हम लोग जानते हैं कि जो चोलाज थे वो कई सारे बड़े बड़े कैपिटल्स उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जैसे कि गंगाईकोंडा चोलापुरम हुआ, तंजौर हुआ, इसके अलावा कांची हुआ। तो कई सारे, है ना, ग्रेट कैपिटल्स, क्योंकि उनके पास वेल्थ भी बहुत ज़्यादा था, तो कई सारे ग्रेट कैपिटल्स उन्होंने सेटल किया, बिल्ड बनाया, ठीक है। लार्ज हाउस होल्ड्स को मेंटेन करते थे, बड़ी बड़ी फैमिली उनके पास रहती थी, बड़े बड़े महल रहते थे जिनमें हॉल्स हुआ करते थे, गार्डन्स हुआ करते थे, टेरेसेस हुआ करते था, ठीक है। तो बहुत लेविश लाइफ वो लोग जीते थे। यहाँ तक कि जो चीफ्स थे, है ना, चीफ्स के भी जो घर थे वो कहलाते थे, वो कहा जाता है कि 5 से 7 मंजिला मकान उनका हुआ करता था। तो कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा रईस होंगे वो सब, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी महल अभी बचा नहीं है कि हम उसको देख के समझ सकें। जितना ही बचा है वो ज़्यादातर मंदिर ही बचे हैं, ठीक है। कोई भी महल नहीं बच पाया, इसलिए हम लोगों को जो भी इंस्क्रिप्शन में सुनने को मिलता है उसको मानना पड़ता है, क्योंकि वो रिच थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं उनका ट्रेड था, साथ में कई सारे आसपास के रीजन्स को लूटते रहते थे। इसके अलावा टैक्सेस था, लैंड रेवेन्यू था, बहुत, है ना, वो लोग वेल्दी थे। तो जो भी क्लेम वो कर रहे हैं वो ऑब्वियसली उनके लिमिट में था, इसलिए हम लोग इस बात को मानते हैं, ठीक है। टेम्पल जो आर्किटेक्चर था इस टाइम पे, टेम्पल्स का बनना जो था वो कह सकते हैं कि अपने क्लाइमेक्स पे था एकदम चोलास के टाइम पे। और जो स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर था इस टाइम का, उसको द्रविड़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था ये सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया तक ही कन्फाइंड था, बाहर नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया तक नहीं गया हुआ था। तो इसलिए इस, है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल को द्रविड़ स्टाइल कहा जाता है। इस स्टाइल का मेन फीचर क्या था कि जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह कहते हैं चीफ डाइटी का जो रूम होता है, जो मुख्य कह सकते हैं भगवान को जो रूम होता है, ठीक है, उसको गर्भगृह कहते हैं। इसके ऊपर कई मंजिल का विमान, है ना, स्टाइल में बनाया जाता था। आपको पता ही होगा साउथ के बहुत सारा टेम्पल आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, इमेजेस में देखा होगा। तो आपने देखा होगा जो चीफ डिटी का जो रूम है, गर्भगृह है, उसके ऊपर कई मंजिल का, है ना, कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसी को विमान स्टाइल का बिल्डिंग कहते हैं, जिसमें कई सारे, है ना, स्टोरीज बने हुए होते हैं। इसके अलावा जो सैंक्टम है जहाँ पे पूजा वूजा होती है, ठीक है, उसके सामने एक पिलर्ड हॉल हुआ करता था जिसको मंडप कहते हैं। हम लोग इमेजेस में भी देखते हैं और बाकी मूवीज़ में भी देखे हम लोग मंडप कैसा होता है, ठीक है। तो ये मंडप जो था ये कार्व पिलर्स हुआ करते थे, पिलर्स बहुत अच्छे से सजाए हुए होते थे, ठीक है। सैंक्टम के एकदम सामने ये होता था, साथ में पिलर्स के ऊपर एकदम एक, है ना, फ्लैट रूफ हुआ करता था, सीधा रूफ हुआ करता था, कोई डिज़ाइन वाला इसके ऊपर कोई, है ना, विमान टाइप का कुछ हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, एकदम फ्लैट। ये होता क्यों था? ये इसलिए होता था ताकि एक तरह से ऑडियंस हॉल की तरह काम करे। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हुआ करते थे, जैसे कि जितने भी सेरेमोनियल डांसेस हैं या किसी और तरह का फंक्शंस यहाँ पे किया जाता था ताकि लोग देखें। अब जो सेरेमोनियल डांसेस हुआ करता था वो कौन करती थी? वो देवदासी करती थी। वो औरतें जो अपना जीवन जो है भगवान की कह सकते हैं कि शरण में दान कर चुकी हैं, वो ना शादी करेंगी ना कुछ, पूरी ज़िंदगी मंदिर में रहेंगी, पूजा करेंगी। और अब क्योंकि पूजा का एक बहुत बड़ा रोल था, पूजा में बहुत बड़ा रोल होता है डांस का, गाना का, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कलाएं उन्हें बहुत अच्छी से आती थी। तो जब भी वो परफॉर्म किया करती थी सेरेमनीज़ में, तो वो इसी मंडप में हुआ करता था। तो जो सैंक्टम होता था, ठीक है, जो मेन पार्ट जहाँ पे कह लीजिए कि पूजा हो रहा है, ठीक है, तो इसके अराउंड एक पैसेज भी कई जगह पर, कई मंदिरों में देखने को मिलता है कि पैसेज भी बना हुआ रहता था ताकि, है ना, जो भी डिवोटीज़ हैं वो इस सैंक्टम के चारों तरफ जा सकें, ठीक है। और इन पैसेज में जो भगवान हुआ करते थे उनके इमेजेस भी लगे रहते थे ताकि भक्ति भाव से कोई जा रहा हो तो पूरा परिक्रमा भी कर ले, है ना, जाए भी, एंट्री भी ले और इसके अराउंड घूमे भी, सैंक्टम के अराउंड, और साथ में जो भगवान की मूर्तियाँ हैं उसको भी देखे। एक तो सजावट की तरह भी, साथ में भक्ति भाव से भी, है ना, इसका फ़ायदा है। तो जितना भी स्ट्रक्चर हम लोग अभी देखे, सारे स्ट्रक्चर जो था, है ना, ये सारा का सारा एक कोर्ट यार्ड में कह सकते हैं कि इनक्लोज था
और इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ जो है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वॉल्स हुआ करते थे, जिनमें बहुत बड़े बड़े गेट्स हुआ करते थे। इनको गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया तो ये जो टेम्पल्स थे ये बड़े बड़े है ना, ये और बड़े होते गए। कहने का मतलब कोर्टयार्ड्स इनका और बढ़ता चला गया है ना, वॉल्स इनके और फैलते चले गए, साथ में कई सारे गेट्स और आते चले गए, क्योंकि जितना बड़ा मंदिर होगा उतने डिवोटीज़ आएंगे तो उनके लिए उतना बड़ा जगह भी चाहिए, उनके पूजा के लिए, उनके बैठने के लिए, बाकी सारे है ना कामों के लिए, और साथ में उतनी एंट्री गेट्स भी चाहिए होंगे। तो ये धीरे धीरे क्या हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सिटी बन चुका है। टेम्पल्स जो हैं वो छोटे सिटी या कह सकते हैं कि एक महल के रूप में भी डेवलप हो चुका है। ठीक है, जिसमें प्रीस्ट्स के या बाकी लोगों के लिए भी लिविंग क्वार्टर्स हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए कि एक तो जो टेम्पल्स हैं उनका पोषण जो होता है वो जनरली गांव के रेवेन्यू से होता है ना, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो हुआ क्या कि कुछ टेम्पल्स बहुत रिच हो गए, बहुत अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए कि अब वो बिजनेस में एंट्री ले लिए, है ना, बिजनेस करने लगे, साथ में मनी जो है वो लेंड करने लगे, कर्जे पे देने लग गए। ठीक है, बिजनेस इंटरप्राइजेज में पार्ट लेने लग गए। अब देखिए इस ऐसा नहीं कि सिर्फ उसे फ़ायदा का ही काम, मतलब अपने फ़ायदे का ही काम किया, बल्कि कुछ पब्लिक वेलफेयर के लिए भी किया, जैसे कि कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए पैसा खर्चा करने लगे। ठीक है, अगर नए नए कुआँ चाहिए गांव में तो उसको बनवाने लगे, नए टैंक्स बनवाने लगे। ठीक है, कई जगह पे हम लोग देखते हैं कि जो इलाज वाला है, मेडिसिन वाला पॉइंट है, तो है ना, उस पर भी उसमें भी इनका रोल था। तो ठीक है, मंदिर जो है बहुत अमीर हुए तो पब्लिक को भी फ़ायदा हुआ उससे। द्रविड़ स्टाइल का आर्किटेक्चर का अगर हम लोग बात करें तो उसमें 8th सेंचुरी के टाइम पे बना हुआ जो टेम्पल है कैलाशनाथ का, जो कि है ना कांची में बना हुआ है। ठीक है, कांचीपुरम कह लीजिए, कांची वहाँ बना हुआ है। ये सबसे पुराना एग्जाम्पल है कह सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे, ये देखिए ये रहा पूरा विमान स्टाइल, स्टोरीज पे स्टोरी, साथ में यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मंडप। ठीक है, तो ये द्रविड़ स्टाइल का पुराना एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो हम लोगों ने पहले ही देख रखा है, जो बृहदेश्वर टेम्पल है। ठीक है, जिसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, क्योंकि राजा राज ने बनाया था। ये तंजौर में हम लोगों ने पहला इमेज जो देखा। ठीक है, उसमें भी हम लोग देखे थे कि सामने मंडप था, फिर जो इसी के जस्ट नीचे होता है गर्भगृह, जहाँ पे है ना अंदर भगवान की प्रतिमा रहती है। ठीक है, इसके ऊपर कई सारे है ना लेयर्स में हम लोगों को देखने को मिलता है ये सारे, इन सबको विमान कहते हैं। तो इस तरीके से ये द्रविड़ आर्किटेक्चर का स्टाइल था। ठीक है, जो कि मंदिरों में साउथ के देखने को मिलता है। चोलास का एक और आदत था कि वो जब भी मंदिर बनाते थे तो मंदिर में सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि भगवान की ही मूर्ति रहती थी, साथ में वो अपने कई सारे अपने राजा रानियों के भी है ना जो इमेजेस हुआ करता था वो भी इंस्टॉल किया करते थे। तो इससे हम लोगों को अलग अलग राजा के बारे में, रानियों के बारे में, उनके रेन के बारे में पता चलता है। ठीक, तो ये तो हुआ चोला के टाइम पे जो टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ है ना, बिल्डिंग हुआ, उसकी बात। ऐसा नहीं कि चोलास के बाद ये ख़त्म हो गया, बल्कि चोलास के बाद भी ये कंटिन्यू किया। जब चोलास का फॉल हुआ उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो टेम्पल बिल्डिंग है कंटिन्यू, ये फर्दर फ्लरिश करता रह गया। चालुक्यास के अंदर है ना, कल्याणी के जो चालुक्यास थे वो भी इसको करवाते रहे। साथ में जो होयसालास थे जो बाद के एम्पायर बने है ना, डेवलप हुए है ना, जो जिनका कैपिटल हैलेबिड था, तो वो भी टेम्पल बिल्डिंग में रोल अपना निभाते रहे। जैसे कि है ना होयसालेश्वर टेम्पल है हैलेबिड में, उनके कैपिटल सिटी में टेम्पल है। ठीक है, ये जो है ये चालुक्यन स्टाइल ऑफ टेम्पल है। इस और बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, हम लोग जानते हैं। अगर आप कभी साउथ में जाइएगा तो जो हैलेबिड रीजन है, हैलेबिडू नाम है शायद अभी, ठीक है, तो उस जगह पे जाइएगा तो ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत, वहाँ का मौसम भी बहुत खूबसूरत है। ठीक है, इमेजेस में आप देख ही रहे होंगे, ये अलग स्टाइल है, इसमें आपको विमान देखने को नहीं मिल रहा है, ये चालुक्यन स्टाइल है। ठीक, तो जो टेम्पल बिल्डिंग था वो कंटिन्यू रहा, ऐसा नहीं कि चोलास के बाद ख़त्म हो गया। तो जो चालुक्यन स्टाइल है ना ऑफ टेम्पल बिल्डिंग है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसमें हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को ये मिलता है कि इसमें गॉड्स और जो उनके अटेंडेंट्स हैं उनके इमेजेस के अलावा, ठीक है, बहुत सारे मैन वुमेन जो कि यक्ष और यक्षिणी हैं, हम लोगों ने यक्ष पढ़ रखा है पहले के चैप्टर्स में, यक्ष क्या थे, यक्षिणी क्या थी। ठीक है, उनका भी अलग अलग है ना हम लोगों को इमेजेस देखने को मिलता है। साथ में जो कई सारे एकदम खूबसूरती से स्कल्पचराइज्ड जो पैनल्स हैं, जो स्कल्प्टेड पैनल्स हैं है ना, वो भी है इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है। देखिए ये ऊपर में भगवान सब है, नीचे में आपको हाथी
है ना, बाकी घोड़ा, बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें आप लोग कह सकते हैं कि एक तरह से कि पैनोरमा ऑफ लाइफ देखने को मिलता है, लाइफ के अलग अलग पार्ट्स देखने को मिल रहा है ना। कई जगह पे मूर्ति डांस के पोजीशन में है, कई जगह पे कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कई जगह पे आप लोग यहाँ पे जैसे हाथी घोड़ा देख रहे होंगे, ये सारा दिखा रहा है कि एक आर्मी जा रही है, ठीक है। कई जगहों पे आप कपल्स को देख रहे होंगे एक साथ में, है ना, तो मतलब जो लव को दिखा रहा है, तो लाइफ का एक पैनोरमा दिखाता है चालुक्यन स्टाइल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जो वॉल्स हैं, उनके जो पैनल्स हैं, बहुत ही फाइनली स्कल्प्टेड हैं, बहुत फाइनली उसमें इमेजेस को डाला गया है जो कि लाइफ के अलग अलग पार्ट्स को दिखाते हैं, ठीक है। ये जो पैनल्स अभी है ये आप देख रहे होंगे, इससे पहला जो इमेज हम लोगों ने देखा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं होयसालेश्वर टेम्पल है, ये उसी का पैनल है, ठीक है। इसमें हम लोग चालुक्यन स्टाइल को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो स्कल्पचर की बात कर रहे हैं, तो स्कल्पचर का जो आर्ट है वो इस टाइम पे साउथ इंडिया में इस टाइम पे बहुत ही हाई स्टैंडर्ड को अटेन कर गया था। जैसे कि हम लोग इस इमेज में हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो है सरवन बेलगोला रीजन में, वहाँ पे एक मूर्ति बना हुआ है, ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक कहने का मतलब एक ही पत्थर से कार्व किया हुआ, तराशा हुआ ये मूर्ति है। गोमतेश्वर ठीक है, गोमतेश्वर स्टैचू है, सॉरी टेम्पल लिखा गया है, गोमतेश्वर स्टैचू है, कई है ना उस रीजन में इसको बाहुबली स्टैचू भी कहा जाता है। मोनोलिथिक स्टैचू है, तो आप सोचिए कि एक ही रॉक से इतना खूबसूरती से गढ़ा हुआ ये, मतलब कार्व किया हुआ ये स्टैचू है, तो उस टाइम पे जो आर्ट होगा इस स्कल्पचर का वो कितना है ना हाई स्टैंडर्ड का होगा, ठीक। वैसे हम लोग इमेज मेकिंग में भी देख रहे हैं कि इमेज मेकिंग का जो कला है वो भी अपने क्लाइमेक्स से पहुंचा हुआ है इस टाइम पे। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को डांसिंग फिगर दिख रहा होगा लॉर्ड शिवा का, जिसको नटराज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो एक पुराना पैनल है, बहुत सारा पैनल है जिसपे बहुत अलग अलग फॉर्म्स में देख रहे हैं लॉर्ड शिवा का जो डांसिंग पोजीशन है ना, जो डांसिंग रूप है नटराज है ना, उसको भी हम लोग को देखने को मिलता है। और जो नटराज ब्रॉन्ज के बनाए हुए होते थे, ठीक है, उसको मास्टरपीसेस माना जाता है, क्योंकि आपने इमेजेस में देखा ही होगा कहीं ना कहीं, है ना, ब्रॉन्ज का एक छोटा सा इमेज है, मूर्ति है बनाया हुआ नटराज के फॉर्म में, ठीक है। तो सोचिए कि आर्ट है ना, इसके अलावा आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, कितना ज़्यादा इस टाइम पे फ्लरिश किया था साउथ इंडिया में। उस टाइम के कई सारे जो पॉपुलर सेंट्स थे जो कि बहुत फेमस थे, ठीक है, जैसे कि नैनत्स और अलवर्स जो कि शिव और विष्णु भगवान के डिवोटीज थे, भक्त थे ना, वो इस टाइम पे तमिल रीजन में बहुत फ्लरिश किए 6th सेंचुरी से 9th सेंचुरीज़ के बीच में, और अपना कई सारा वर्क जो है तमिल में और कई सारे लैंग्वेजेस में उन्होंने लिखा, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे डेवलप्ड जो हमारा लिटरेचर है उसको दिखाता है, साउथ का इनफैक्ट जो लिटरेचर है तमिल में और वहाँ के जो लोकल लैंग्वेजेस में है उसको दिखाता है, ठीक है। ये सारे जितने भी राइटिंग्स कंपोज किए गए 6th और 9th सेंचुरीज़ के बीच में, इन सबको कलेक्ट किया गया है और 11 वॉल्यूम्स में उनको है ना रखा गया है, जिसको त्रिमुरेज कहते हैं। त्रिमुरेज जो है ये 12th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में इनको कंपाइल किया गया और इसको 5th वेदा के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई 5th वेदा क्या है, तो समझ लीजिए 11 वॉल्यूम्स का कलेक्शन है जिसका नाम त्रिमुरेस कहते हैं। ये 12th सेंचुरी तक कंपाइल किया गया है। कई सारे जो पॉपुलर साइंट्स थे विष्णु और लॉर्ड शिव भगवान के, उनके द्वारा लिखा हुआ ये सारा का सारा है ना, तमिल और वहाँ के जो लोकल लैंग्वेजेस होंगे उनमें लिखा हुआ ये सब लिटरेचर्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कंबन जो कि राइटर थे है ना, उनका जो एज है वो 11th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से लेकर के 12th सेंचुरी के अर्ली पार्ट तक रखा जाता है और इसको तमिल लिटरेचर का गोल्डन एज कहा जाता है। याद रखिएगा, कंबन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। वो जो है चोला किंग के कोर्ट में रहते थे और उनके द्वारा जो लिखा हुआ रामायण है उसको तमिल लिटरेचर का क्लासिक माना जाता है। कह सकते हैं कि बेस्ट, बहुत ही बेहतरीन अगर कह दें कि लिटरेचर का शो पीस है तो वो है ना कंबन के द्वारा लिखा गया रामायण है, ठीक है। ये तमिल लिटरेचर की बात है। राष्ट्रकूटाज हो गए, चालुक्याज हो गए और होयसालाज हो गए, ये सब जो है कन्नड़ और तेलुगु को पेट्रनाइज किए, इनको बढ़ावा दिए, इनके वो है ना पैट्रन्स बने। और फिर हम लोग देखते हैं कि कन्नड़ और तेलुगु का भी डेवलपमेंट हुआ। हालांकि ये थोड़ा पुराना, तमिल की तरह पुराना लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनका डेवलपमेंट इन सब के अंदर बहुत अच्छे से हुआ। कई सारे जो जैन स्कॉलर्स थे उन्होंने भी कन्नड़ के ग्रोथ में अपना
ना कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि पंपा है, पोन्ना है और राणा है। ठीक है, ये जो तीन है ये कन्नड़ पोइट्री के 3 जेम्स माने जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ पोइट्री, पंपा, पोन्ना और राणा। ठीक है, ये 3 जो थे ये जैन स्कॉलर्स थे, जैन पोइट्स थे जिनका कंट्रीब्यूशन कन्नड़ पोइट्री में है। ठीक, हालांकि इन्होंने जो लिखा वो जैनिज्म से इन्फ्लुएंस था, लेकिन कई सारे टॉपिक्स जो इन्होंने लिखा है वो रामायण और महाभारत से जो ड्राइव थीम्स हैं उन पर भी लिखा है। ठीक, इसी टाइम पे नन्या एक पोइट है ना, वो चालुक्य किंग के कोर्ट में रहा करते थे और उन्होंने तेलुगु वर्जन ऑफ महाभारत लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, महाभारत का तेलुगु वर्जन, याद रखिएगा। कन्नड़ में पंपा, पोन्ना, राणा, ठीक है, और नन्या जो है वो तेलुगु लिटरेचर में उनका रोल है। ठीक है, इन्होंने महाभारत का तेलुगु वर्जन लिखना स्टार्ट किया, हालांकि वो कंप्लीट नहीं कर पाए। बाद में तिकन्ना नाम के एक पोइट ने इसको कंप्लीट किया। ये बहुत ही कन्नड़ पोइट्री का कह सकते हैं कि उस टाइम पे लिटरेचर का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है नन्या और तिकन्ना के द्वारा। अब देखिए क्या है कि जितने भी हम लोग देख रहे हैं कि लिटरेचर है वो ज़्यादातर महाभारत, रामायण, या कह सकते हैं कि जो संस्कृत के लिटरेचर हैं उनसे, है ना, कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड है या उनसे, उनके ऊपर बेस्ड थीम्स पे बनाया हुआ है। लेकिन जो है ना संस्कृत के अलावा जो पॉपुलर थीम्स थे, जो कि वहाँ के लोकल, है ना, सेंटिमेंट्स या जो भी पॉपुलर सेंटिमेंट्स रहे होंगे, इमोशंस रहे होंगे वहाँ के लोकल रीजन के, है ना, उन पे लिखा हुआ जितना भी कह सकते हैं कि लिटरेचर था उनको देसी या रूरल कहा जाता है तेलुगु में। ठीक है, देसी लिटरेचर या रूरल कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी, है ना, रामायण या फिर महाभारत के थीम्स के बेस्ड नहीं है, बल्कि वहाँ के लोकल लोगों का जो कह सकते हैं कि बेसिक इमोशंस हैं उस पर जितनी भी कहानियाँ होंगी उनको लिखा गया है, तो ये इसलिए इसको देसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कल्चरल लाइफ की बात, जो लिटरेचर, आर्ट या आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। हम लोग देखें कि जो 8th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी तक का जो ये पूरा का पूरा पीरियड है, ये 2 चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के बहुत सारे जो कह सकते हैं कि छोटे छोटे रीजन्स थे उन सबको जीत करके एक पॉलिटिकली यूनाइट किया गया। साथ में इस रीजन में कल्चरल डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ। हम लोग देखें कि आर्ट अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचा, है ना, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ठीक है, इमेज मेकिंग, इसके अलावा लिटरेचर, गोल्डन एज इसी टाइम पे है। जो साउथ के लैंग्वेजेस का जो है लिटरेचर का गोल्डन एज है वो इसी टाइम पे। तो मतलब 2 इंपॉर्टेंट चीज़, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया, इसके लिए ये जो पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। इस चैप्टर में बस इतना ही, पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।